एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की पहचान है और जम्मू कश्मीर को भी एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर अच्छे एग्रीकल्चर की ज़रूरत है तो अच्छा पानी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। जी हाँ, जम्मू शहर के बीचों बीच आप नहरों का एक बहुत बड़ा जाल देख सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन नहरों की अहमियत क्या है? तो ये उन किसानों से पूछा जाए जिन्हें सिंचाई के लिए ये नहरें पानी पहुंचाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणभीर कैनाल की, प्रताप कैनाल की, तवी कैनाल की और इसके अलावा बहुत सारी नहरें जो जम्मू और इसके आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम करती हैं। और न सिर्फ लाखों की तादाद में जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनको सिंचाई का पानी जो है इन नहरों के ज़रिए मिलता है। इसके अलावा इन इलाकों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से इन नहरों पर जो है वो मुश्तमिल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जल शक्ति विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब आपका प्रोग्राम में स्वागत है। साहू साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने बात की और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। इस बार काबिल तारीफ़ मुबारक के हकदार आप और आपकी टीम, जिन्होंने लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया और मुझे लगता है कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इन कैनाल्स की इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई हुई होगी। और अब तो पानी भी शुरू किया गया है और मुझे लगता है कि गर्मी के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए और इसके अलावा फसल को मद्देनज़र रखते हुए ये काफ़ी मुबारक की बात है। आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। थैंक यू आपके जो है विशेष के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस विभाग को ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा चैलेंज और कंप्लेंट मुझे इसी चीज़ की आती थी कि नहरों की ठीक से सफाई नहीं होती और टेल एंड पर पानी नहीं पहुँचता है और करप्शन की भी काफ़ी शिकायतें रहती थी कि शायद जो बिल हैं वो बना लिए जाते हैं और एक्चुअली ग्राउंड पे सफाई नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र इस बार जो कनाल की डिसिल्टिंग करनी थी और सफाई करनी थी उसको हमने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उठाया और ये एक रिज़ॉल्व पहले ही बना कि इसे जो है इससे बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देना है और इस बार टेल एंड तक पानी पहुंचाना है। तो इसी को लेकर के हमने जो है इसमें जो टेंडरिंग रिफॉर्म से हमने शुरुआत की। इसमें जो पहले लगभग 1000 के करीब टेंडर्स कॉल किए जाते थे छोटे छोटे वर्क्स के और उसमें काफ़ी इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ जाते थे और वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी आ जाते थे। तो हमने उसकी काफ़ी ट्रांसपेरेंट इस बार बिडिंग प्रोसेस रखा और इनके पैकेजेस को घटा करके हमने लगभग 200 के करीब ले आए। तो उससे जो है एक तो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो जिनको हमें डील करना था वो नंबर कम हो गया। दूसरा जो आए वो काफ़ी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स रहे, तो उनकी वजह से हमने जो है इस बार काम को काफ़ी अच्छे तरीके से अंजाम दिया। साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस में और भी रिफॉर्म्स लाने के लिए हमने लोकल जो PRIs और जो वार्ड मेंबर्स थे उनको हमने इन्वॉल्व किया। हर एक्शन को हिदायत दी गई कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक इंस्पेक्शन रजिस्टर होगा और हर लेवल पे हर वार्ड की एक एक कमेटी होगी। उस कमेटी में हमने जो पंचायत के सरपंच हैं, मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया उन पर पार्टिसिपेशन करने के लिए और लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया ताकि जो है हर लेवल पर इस काम की जो है मॉनिटरिंग हो सके, वेरिफिकेशन हो सके और सेटिस्फेक्शन उनके रिकॉर्ड हो सके कि वो काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। और ऐसा बहुत से केसेस में हुआ कि पहले उन्होंने काम किया और सेटिस्फेक्शन नहीं आई कि जो है ये काम ठीक से नहीं हुआ तो उस काम को दोबारा कराया गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार हमें जो है नहरों की काफ़ी अच्छी सफाई हुई और पानी जो है हम टेल एंड तक पहुँचा सकें। साहू साहब, जाहिर सी बात है सफाई तो तभी होगी जब गंद होगा। ऐसे में क्या चैलेंज है, क्या गंद आपको मिला? हम जम्मू शहर के लोगों से बात कर रहे हैं, उनका ताउन बहुत आपको चाहिए और हम तो इस पानी को पूछते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने घरों का वेस्ट, पॉलीथीन, मलबा जो कुछ भी निकलता है, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज तो रहा होगा आपके सामने। बिल्कुल, आपने सही बात कही। और जो आपने अपनी बात की शुरुआत की थी कि जम्मू शहर के लोगों को नहरों का नेटवर्क मिलता है, लेकिन आज ऐसी हालात हो गए हैं कि लोग नहरों को नहीं उसको नाला समझते हैं। और मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने बहुत बार जा कर के गाँव में और शहरों के आसपास भी लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं नाला है।
ठीक है, बिकॉज जो अब अगर उसको नहर को हम नाला समझने लगेंगे तो हम उसको नाले की तरह उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि ये नहर है, नाला नहीं है, ये ड्रेन नहीं है कि इससे जो है पानी की निकासी होती है। ये पानी एक सिस्टमेटिक तरीके से लाया जा रहा है खेतों तक पहुंचाने के लिए, जिससे हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो इंश्योर हो सके। तो एक तो वो बात है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का डिसरिगार्ड जो है पानी के प्रति और संसाधनों के प्रति जो है वो भी काफ़ी इसमें हद तक भूमिका निभाता है। मैं ये नहीं कहता मेरे डिपार्टमेंट की कमी नहीं है, डिपार्टमेंट ने भी इस पे काफ़ी इग्नोरेंस रखी है और काफ़ी जो है इसमें जो है वो प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है जब भी इस तरह की बातें हुई। तो बहुत सी जगहों पर उसमें नाले जो है डाइवर्ट कर दिए, लोगों ने अपने इंडिविजुअल कर दिए। कहीं पर गाँव के जो कम्युनिटी नाले थे या शहर के भी नाले ऐसे थे जहाँ पर उनको कोई निकास नहीं मिला तो उन्होंने इसमें डाल दिए। और ओवर द टाइम लोगों ने एक रूटीन बना ली कि इसमें म्युनिसिपल वेस्ट डंप करने लग गए। और शहर के इलाके में जो हमारा कनाल गुजरता है उस इलाके में हमारा 50% से ज़्यादा मटेरियल वो म्युनिसिपल वेस्ट ही होता है, सिल्टेशन तो बहुत थोड़ी सी होती है। तो ये एक कांस्टेंट समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा देखें तो जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जम्मू शहर से ये बेशक ये नहरें गुजरती हैं, लेकिन आरसपुरा, बिश्ना, सांबा, कुठुआ तक इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में देखें तो 1906 में ये नहरें जो है वो बनी हैं। हम रणबीर कैनाल की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर है, प्रताप कैनाल की बात करें लगभग 33 किलोमीटर है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये नहरें जो है वो काफ़ी हद तक किसानों के घर घर तक पानी जो है वो पहुँचाते हैं और इससे लाखों कनाल ज़मीन जो है वो सोना बन जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है वक्त पर इन नहरों की सफाई और इसके अलावा उन किसानों तक ये पानी पहुंचना जिनकी उम्मीदें जो है वो आपके डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी होती है? देखिए, लगभग 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क है हमारा नहरों का, अगर हम माइनर्स को भी इसमें शामिल करें। जैसे आपने कहा कि रणबीर कैनाल 60 किलोमीटर है, लेकिन 400 किलोमीटर का उसका डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं, तो वो लगभग 450-460 किलोमीटर का पूरा उसका नेटवर्क बनता है। उसी तरह से सभी कनाल्स का है। तो ये लगभग जो है, अगर मैं जम्मू रीजन की ही बात करूँ तो इन कनाल में लगभग जो है हम हर साल 4 से 5 लाख क्यूबिक मीटर का मलबा निकालते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सिल्ट होता है, जो चिनाब में चूँकि सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा है और भी दूसरे रिवर्स में भी हमारा सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा, तो वो सिल्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही जो इन इलाकों में जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर म्युनिसिपल वेस्ट का कंपोनेंट होता है। इनकी टाइम पे सफाई इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो है आगे पूरे जो हमारे किसानों की जो बुआई शुरू होती है वो लगभग अप्रैल के महीने में शुरू होती है। तो जनवरी से लेकर के स्पेशली फरवरी मार्च का महीना जो है हम पूरा का पूरा इसकी सफाई में लगाते हैं। इन समर जोन जो समर एरिया हैं, विंटर जोन में लगभग मार्च और अप्रैल और मई में इसकी सफाई होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है खेती पर पड़ता है क्योंकि उसको सफिशेंट जो क्वांटिटी का पानी जो है किसानों को नहीं मिल पाता है। साहब, जब से आपने इस डिपार्टमेंट को संभाला है काफ़ी सख्त ऑफिसर आप माने जाते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट से जो इन छोटे छोटे टेंडर्स को लेकर जो है वो टेंडरिंग होती थी और ख़ासकर ये जो सफाई का काम रहता था नहरों का, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता था और हम ये देखते थे कि ये 2-3 महीने से इसकी पूरी जो है वो तैयारी होती थी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता था। तो किस किस्म से आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया ताकि एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क मिले और सबसे बड़ी बात जो आपने भी कहा ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको देखने में मिले? जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो हमने टेंडरिंग का प्रोसेस बदला, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का प्रोसेस बदला, तो इन दोनों से हमें काफ़ी फ़र्क मिला। और साथ ही साथ में जो है रेगुलर विजिट वो भी बहुत ज़रूरी रहा, बहुत अहम थी। तो उसको हमने जो है लगातार लगभग जब पानी तब तक नहीं खोला गया जब तक सीनियर ऑफिसर्स ने उसको विजिट करके ओके नहीं किया कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। और लोकल लोगों के साथ भी हमने राब्ता रखा और जहां उनसे भी फीडबैक लेते रहे। अगर जहां कहीं कोई कंप्लेंट आई तो इमीडिएटली उसको एड्रेस किया गया। तो जो है रूरल एरियाज़ में हमें काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा और काफ़ी अच्छी सफाई हुई। अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सी जगह पर बहुत से वार्ड्स में जो है इसकी सफाई हुई। लेकिन अर्बन एरियाज़ में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि अब वो उसकी एक्सेस नहीं रही कनाल तक पहुँचने की, और हमें कनाल के अंदर मशीन डाल करके या उस पर मैन पावर लगा करके निकालने की जगह नहीं बची। उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आई।
उसके अलावा बहुत सी जगहों पर इंक्रोचमेंट्स के इशू भी हैं कि वो ज़मीन अब इंक्रोच हो चुकी है, तो वहाँ पर पहुँचने का साधन नहीं है, लोगों ने उसके ऊपर स्लैब्स बना लिए हैं, तो मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती। तो इस तरह के इशू आए। लेकिन इस बार लॉकडाउन ने हमें दो तरह से, एक तरह से हमें नुकसान भी पहुंचाया, दूसरी साइड से हमें फ़ायदा भी पहुंचाया। नुकसान इस में कि हमें जो मटेरियल और लोगों की मूवमेंट थी उसमें हमें थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहे, उसकी वजह से हमें बहुत लिमिटेड दायरे में हम काम कर पाए। लेकिन साथ ही साथ में जो मलबा निकाल करके उसको डिस्पोजल का जो तरीका था वो हमें काफ़ी स्मूथली हो गया, क्योंकि किसी तरह की ट्रैफिक नहीं थी। तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है मलबा निकाल के बिना लोगों को डिस्टर्ब किए हुए हम उसको डिस्पोज ऑफ कर पाए। साहू साहब, इन नहरों के इतिहास के ऊपर नज़र डालें तो ये राजा महाराजाओं की देन है, जो हमारे डोगरा रूलर्स थे। और उसके अलावा मैंने ये भी देखा कि इसमें जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने जब इनकी एग्जीक्यूशन का काम आया, इनका बनने का हुआ, तो तब वो भी बहुत इन्वॉल्व थे। इसका टेकअप पॉइंट कहाँ पे है, पानी कहाँ से आता है, कितना पानी आता है, और जो मैक्सिमम जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ हैं कहाँ कहाँ तक ये पानी जाता है? देखिए, जो आपको मैं बताऊं, जम्मू रीजन में आप कठुआ से लेकर के जम्मू तक तो मेजर ये कनाल का नेटवर्क है ही है। जो आपने बड़े नाम गिनाए उनमें कठुआ, सांबा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स इसमें ज़्यादातर है। कुछ नेटवर्क ठीक हमारा राजौरी में भी है, उधमपुर में है। बाकी पहाड़ी इलाकों में बड़े जो कनाल का नेटवर्क नहीं बन सकता, तो वहाँ पर छोटे छोटे नहरें हैं। कश्मीर में भी उसी तरीके से काफ़ी बड़ी तादाद में नहरें हैं, और वहाँ पर मीडियम साइज़ की नहरें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक समतल इलाका है और वहाँ पर पानी की बहुतायत है, तो आराम से हम उसको टैप कर सकते हैं। तो लगभग पूरे इलाके में, दोनों जगहों का मैंने बताया, लगभग 10,000 किलोमीटर का हमारा ये कनाल का नेटवर्क दोनों इलाकों में मिला करके है। टेकअप पॉइंट जो हमारे हैं जैसे अलग अलग हैं, हम चिनाब से भी पानी लेते हैं, तो कहाँ से जो है एक तो मेजर तो हमारा सोर्स चिनाब, तवी और रावी है जम्मू में, और वहाँ पर झेलम और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं कश्मीर में। साहू साहब, बड़ा ही मैं कहता हूँ कि सही टाइम है इस वक्त आपके साथ जल के बारे में बात करने का। गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है पानी की कमी जो है वो महसूस होती है। तो ऐसे में क्या कुछ आपने किया है ताकि ये जो समर सीज़न है इस बार, इसमें कहीं भी पानी की कमी ना हो? देखिए, इसमें 2-3 हमने चीज़ें की हैं। हमारी जो पानी की समस्या आती है उसके 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो है बिजली। अगर बिजली हमारी सुचारू रूप से चलती रहे तो पानी लगभग हमारा 90-95% ठीक चलता है। दूसरी होती है पंप एंड मशीनरी की जो है उसकी जो फॉल्ट है और उसका जो ब्रेकडाउन है। तो उसके अलावा तीसरी चीज़ें हैं, कुछ इलाकों में जब हमारा पानी जो है गर्मियों में सूख जाता है तो कम हो जाता है। ये 3 मेजर रीज़न है। तो इसको अटेंड करने के लिए, बिजली के लिए, तो हमने पावर डिपार्टमेंट के साथ टाई अप रखा ही है, और पावर डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश कर रहा है कि बिजली हमारी ना जाए। लेकिन उसको और इम्प्रूव करने के लिए हमने जो है डेडिकेटेड फीडर्स पे काफ़ी जोर दिया है। काफ़ी डेडिकेटेड फीडर लगाए गए हैं, और नए भी डेडिकेटेड फीडर लगाने का काम भी जारी है। और साथ ही साथ में हमने कुछ जगहों पर जनसेट का बैकअप किया है। अभी कश्मीर में हमने पूरा जनसेट का एक पूरा बैकअप जो है, मोबाइल बैकअप जो है, हमने प्रोक्योर किया है, जो कि जहाँ पर भी दिक्कत आएगी वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। उसके अलावा जो मशीनरी और इक्विपमेंट का जो इशू आता है, ट्रांसफार्मर का इशू आता है, तो उसके लिए हमने एडवांस में जो है एक मशीनरी बैंक डेवलप किया है, और उसको हम इस बार और भी ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो उस मशीनरी बैंक से जहाँ कहीं भी हमारा ब्रेक डाउन होगा उसको इमीडिएटली हम रिप्लेस कर पाएंगे। वो एक हमारे पास कुशन अवेलेबल होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने जो है टैंकर्स जो है काफ़ी तादाद पे रखे हैं। लगभग 80 के करीब टैंकर्स हमारे जम्मू डिवीज़न में ही चल रहे हैं, और 100 के करीब कश्मीर में। तो उससे जो है जहाँ कहीं भी पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पर इमीडिएटली हम टैंकर से उसको रिकूप कर देते हैं। साहू साहब, शहर में आप हैं, आपके ऑफिसर्स है, आपका गांव में भी जो है वो नेटवर्क है डिपार्टमेंट का, लेकिन ऐसे में डेटरेंस जो है वो शहरों में ज़्यादा रहती है, पानी की सप्लाई सुचारू रहो, ज़्यादा फोकस जो है वो रहता है। लेकिन वो इलाके जो कंडी इलाके हैं, या जहाँ पे पानी का बहुत शॉर्टेज रहता है, या वो ऐसे इलाके जिन लोगों का एक्सेस नहीं है आपके पास, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वहाँ पे पानी की कमी हो तो? देखिए, अभी जो है एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हम जल जीवन मिशन के नाम से रूरल एरियाज़ के लिए ला रहे हैं, और 10,000 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 2-2.5 करोड़ रुपया लगभग जो है फंडिंग हो भी चुकी है, और काम चल रहा है, काफ़ी तादाद में काम चल रहे हैं। और पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह, सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर में कि पानी की कमी नहीं है।
सोर्सेज हमारे पास हैं उनको सही तरीके से मैनेज करके टैप करके और उनको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक चैलेंज होता है। कंडी एरिया की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर पानी स्टोर नहीं होता, पानी आता है, बारिश होती है, लेकिन वो निकल जाती है, रुकती नहीं है। तो उसके लिए एक पूरा जो ट्यूबवेल्स का नेटवर्क जो है हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। साथ ही साथ में हम दूसरी जो स्कीम्स हैं उसकी डॉपटेलिंग करके दूसरे जो जैसे नरेगा है, 15th FC है, उनकी फंडिंग को भी डॉपटेल करने का डिसीजन लिया गया है, ताकि उससे जो है उन इलाकों में पानी के सोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके और जहाँ कहीं भी पानी स्टोर किया जा सके उसको स्टोर करेंगे। और उसके अलावा जो उज का हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, उज प्रोजेक्ट से हमें काफ़ी सरप्लस पीने का पानी भी अवेलेबल होगा और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंडी बेल्ट को होगा, स्पेशली कठुआ और सांबा के इलाकों को। साहब जैसे बिजली डिपार्टमेंट ने किया, वो एक कस्टमर केयर और हेल्पलाइन लेकर जो है वो सामने आ रहे हैं, तो क्या जल शक्ति विभाग भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर सामने आ रहा है? हमारी हेल्पलाइन ऑलरेडी 24/7 जो है चल रही है। अगर किसी को भी पानी की समस्या होती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उन हेल्पलाइन पे किसी भी समय कॉल करके मदद ले सकता है। जी, इसके अलावा साहब हम क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें, हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फोकस रहता होगा क्वालिटी ऑफ वाटर को लेकर, तो किस तरह से टेस्टिंग होती है और किस क्वालिटी का पानी जो है वो हम देते हैं? देखिए, जो हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो BIS 10500 BIS स्टैंडर्ड है, जिसका पानी हमें मिलना चाहिए। और हमारे जो है कोई 25 के करीब लैब हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और नीचे के लेवल पे। तो उन 25 लैब में लगभग 1.5 लाख के करीब सैंपल की टेस्टिंग हर साल हम करते हैं। और इस महीने स्पेशली हमने कमीशन मोड में जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनकी टेस्टिंग का प्रोग्राम चला रखा है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी तक किसी भी सोर्स में कहीं पर भी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो कि बहुत जो है नोटेबल हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोर्सेज हमारे बाय एंड लार्ज जो है ठीक हैं। इसको और इम्प्रूव करने के लिए इस साल हम 10 NABL एक्रेडिटेड लैब्स सेटअप कर रहे हैं, ताकि और उन लैब्स को पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा, ताकि कोई भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से पानी की सैम्पलिंग करा कर सकता है और उसकी टेस्टिंग करवा सकता है। और इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए इसको जो है हम इसमें कुछ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट भी करने जा रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम में, ताकि वो PHE डिपार्टमेंट के इंजीनियर के से इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। तो जिससे क्या है कि उसमें किसी तरह की अंडर रिपोर्टिंग होने की संभावना नहीं रहेगी। तो वो एक प्रोसेस में है। और हम साथ ही साथ में जो जल जीवन मिशन में एक बड़ी तादाद हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे जा रही है, काफ़ी पैसा लैंग्वेजिंग प्रोग्राम में भी और इसमें भी वो काफ़ी जो है हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सेटअप करने पे। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि नरेगा और जो 15th FC और दूसरे सोर्सेज कैंपा वगैरह के फंड हैं, उनका भी काफ़ी पोर्शन जाएगा वो सोर्स की प्रोटेक्शन करने में, ताकि सोर्स का जो एरिया है वहाँ पर गंदगी ना फैले, उसकी हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन कर पाएँ। तो इन सब तरीक़ों से हम जो है इसको हैंडल करेंगे। और एक मेजर जो कंटामिनेशन का हमारा जब सबसे ज़्यादा सोर्स होता है वो होता है लीकेजेस। तो लीकेजेस पे हमने अभी इसके लिए काफ़ी पिछले दिनों सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है और सभी जगह की लीकेजेस की इमीडिएटली रिपोर्टिंग हो रही है और उसकी तुरंत जो है उस पर रिपेयर हो रही है। उसमें उसके लीकेजेज होने के भी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं कि जैसे उसमें कहीं बहुत सी जगह पर डायरेक्ट बूस्टिंग होती है, पंप OST नहीं लगे होते हैं, प्रेशर जो है वैरी करता है, कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी अचानक कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पाइपें बर्स्ट होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, ताकि जो है ये लीकेजेस मिनिमाइज हो जाएं और जो होते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर दें। अगर हम इन चीज़ों को, मेरा अगला सवाल जो था वो इसी से जुड़ता हुआ था जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है डिपार्टमेंट के लिए, और ख़ासकर जैसे कि आपने अभी बताया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। ब्रोकन पाइप्स, लीकेज और ख़ासकर ये जो जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी साफ़ सफाई, उनका बंद होना, इन सब चीज़ों के ऊपर कितना फोकस है? बिल्कुल, ये एक पूरा एक पैरेलल प्रोसेस इसका चल रहा है और बहुत जल्द ही डिपार्टमेंट ने अपना एक मैनुअल जो है मेंटेनेंस मैनुअल डेवलप किया है और वो अभी हमारे डिफरेंट इंजीनियर्स के स्क्रूटनी में है, जो कि उसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं। उसको फाइनल शेप बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा और वो मेंटेनेंस मैनुअल आ जाएगा, ताकि हर जेई एक उस मैनुअल को रख सकेगा और देख सकेगा उसके मेंटेनेंस के पैरामीटर्स क्या हैं और उसको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने इन चीज़ों को अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए मेंटेनेंस में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो है कि कितने दिनों बाद उनकी सफाई होनी चाहिए, कितने दिनों बाद उसकी ऑयलिंग होनी चाहिए, कितने दिनों के बाद उसकी AMC के लिए इंजीनियर आना चाहिए, तो वो सभी की सभी चीज़ें उसमें पूरी तरह से डिफ़ाइन कर दी जाएंगी। लेकिन उसका वेट किए बगैर हमने एक जो मेंटेनेंस का एक SOP बनाई है, हम उसके आधार पर चल करके इसको कर रहे हैं। साहब मैं पिछले दिनों देख रहा था कि रेवेन्यू की तरफ जो है वो आपने काफ़ी ज़बरदस्त फोकस दिया हुआ है, और दो चीज़ें, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा
बहुत सारे जो अनरेगुलराइज या इलीगल जो कनेक्शंस हैं उनको आप रेगुलराइज कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह से, और कितनी बेहतरी हुई है अभी तक रेवेन्यू में हमारी? देखिए, रेवेन्यू एक टोकन है। रेवेन्यू ये मैं कहूँ कि अगर पानी के का जो है पैसा लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ जो है उसको एक टोकन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो वापस आने के लिए है, और साथ ही साथ में ये पता करने के लिए हमारा कंज्यूमर बेस क्या है। तो रेवेन्यू बहुत नॉमिनली है, लेकिन जितना रेवेन्यू हमारा होना चाहिए था उससे बहुत कम हम कलेक्ट करते हैं। लगभग 200 करोड़ का रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो हमारी कलेक्शन होती है वो 60-70 करोड़ की होती है। तो लगभग हम अभी कहेंगे कि 40% के आसपास के ही रेवेन्यू आ रहा है। तो उस रेवेन्यू सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। अब कोई भी ऑनलाइन जाकर के अपने बिल को जनरेट कर सकता है और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। उससे जो है मैनुअल पेमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अभी ये सिर्फ जम्मू और श्रीनगर शहरों में है, उसके बाद इनको हम बहुत जल्दी पूरे यूटी में भी हम लगाएंगे। हर कनेक्शन जो है, जैसे हमारा बिजली का होता है कि ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, वैसे ही इसमें भी कर दिया जाएगा। तो उससे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरा, रेवेन्यू से एक हमें ये मॉनिटरिंग करने की जो है वो मदद मिलती है कि कहाँ पर कितना पानी चाहिए, कहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं कंज्यूमर बेस ही नहीं है और हम वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक जो है अनइकोनॉमिकल डिसीजन होता है। साहब, जुडिशियस वाटर को लेकर हमने देखा कि नेशनल कैंपेन्स जो है वो चल रही हैं। ऐसे में समर सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जुडिशियस यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी कितना भी पहुंचा दें, अब अगर हम उसको ग्रीड के हिसाब से यूज़ करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर पाएंगे। और मैं कभी कभी बड़ा दुख होता है देख करके कि लोग जो है पानी को पाइपों में लगा करके पूरे घर को धो रहे होते हैं, या पूरे लॉन को उसमें सिंचाई कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ धो रहे होते हैं। तो इस तरह की जो है यूसेस को हमें जो है कंट्रोल करना होगा। साथ ही पानी के रीयूज़ पे बहुत जोर देना पड़ेगा। अगर आपको देखा जाए, खाने के लिए और पीने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो तो बहुत थोड़ी है। बाकी बेसिकली आपका वॉशिंग जो है बाथरूम में नहाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो किचन का पानी और जो नहाने का पानी है वो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से फ़िल्टर करके उसको रीयूज़ किया जा सकता है। स्पेशली उसको जो है हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टॉयलेट का पानी छोड़ दें, वो तो ब्लैक वाटर है, तो ग्रे वाटर अगर हम मैनेज कर लें तो हमारी पानी की समस्या इमीडिएटली सॉल्व हो सकती है। तो इसलिए इसको छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके, अवेयरनेस ला करके इस चीज़ को करने के लिए हमने एक कैंपेन भी चलाया हुआ है। और इसके लिए जो है हमने पॉलिटेक्निक जम्मू के साथ में एक मिलकर के एक टेक्नोलॉजी पर भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को अगर किसी तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें कि अपने छत का पानी को कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकें, या बारिश के पानी को कैसे स्टोर कर सकें। वो भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है। साहब, अगर हम देखें तो एक अच्छी परसेंटेज में आरओज़ भी लगे हैं लोगों के घरों में, तो आरओज़ से भी बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरओज़ का पानी जो है वो अच्छा हम देखिए, वैसे तो आरओ की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। यूवी फिल्ट्रेशन गुड एनफ, उसकी ज़रूरत नहीं। आरओ का पानी जो है काफ़ी वेस्ट होता है और आपके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो आपका पानी मिनरल के बगैर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको आरओ का पानी यूज़ करना है तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि आप उसको जो उसका वेस्ट का वाटर का कनेक्शन है, जो उसका आउटलेट है, उसको किसी ड्रम के साथ कनेक्ट कर दें। वो पानी आपको दिन भर में इतना इकट्ठा हो जाएगा कि जितना कि आपको घर के वॉशिंग और आपको लॉन्स वगैरह में यूज़ करने के लिए उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। साहब, आपने अपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। टॉपिक टुडे के आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए, आदाब।